हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम ऑफ स्टडी चैनल। मेरा नाम है आकिब जावेद और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश। गाइस, कॉम्पिटिटिव में आने वाली इंग्लिश के लिए हम यहाँ पर वीडियोस बना रहे हैं। इससे पहले मैं बेसिक ग्रामर जो होती है, वोकैबलरी और प्रपोजिशंस और नाउन्स वगैरह की वीडियोस बना चुका हूँ, जो आप देख सकते हैं। अब आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गाइस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और सबसे ज़्यादा गलतियाँ भी हम इसी टॉपिक में करते हैं, जो कि है स्पॉटिंग एरर्स। तो गाइस, स्पॉटिंग एरर्स में मैं आपको कुछ पॉइंट्स जैसे कि रूल्स होते हैं उस तरीके से लिखवाऊंगा, जो आप याद कर लेंगे तो आपको आसानी होगी। देखिए, बेसिक्स तो ग्रामर आप लोगों को आती है, बट क्या होता है हमारे जब हम स्पॉटिंग एरर्स में सेंटेंसेस पढ़ते हैं तो वो चीज़ क्लिक नहीं हो पाती। उसके लिए हमने कुछ रूल्स बना रखे हैं जो कि मैं आपको लिखवाऊंगा। करिएगा आप ये, जैसे कि मैंने किया था। जब आप नोट्स बना रहे हैं तो कोशिश करिए कि ब्लैंक पेज ले लें, उसमें पॉइंट्स बनाएं और लिखते चलें और उसे अपनी दीवारों पर, रूम में, बेड साइड पर चिपका लें। आते जाते उन्हें आप देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो धीरे धीरे इट विल सिंक इन, आपकी साइकी में वो स्टोर हो जाएगा। इट विल हेल्प यू अलॉट। तो गाइज, हम शुरू करते हैं स्पॉटिंग एरर्स। तो गाइज, जो पहला रूल है हमारा वो ये है, सम नाउन्स ऑलवेज टेक अ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, जैसे कि ये जो वर्ड्स हैं, सीनरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, अब्यूज़, ये सारे जो इस तरीके के वर्ड्स हैं, इनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। द सीनरी ऑफ कश्मीर। गाइज, द सीनरी ऑफ कश्मीर आर एन्चेंटिंग। ये सेंटेंस आपको समझ में आ रहा है? क्या गलती है इसमें? इसमें कुछ एरर है। क्या है? यहाँ पर आर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इज़। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है सीनरी। सीनरी जो नाउन है उसके साथ हमेशा हम क्या यूज़ करेंगे? इज़ यूज़ करेंगे, आर यूज़ नहीं करेंगे। एक और ऐसा वर्ड होता है। अब गाइज, ये सेंटेंस देखिए, इंडिया वॉन द मैच बाय इनिंग्स। ऐसा आपने पढ़ा होगा, पर इसमें एक मिस्टेक है। क्या? बाय इनिंग्स नहीं, बाय एन इनिंग्स आएगा। ऑफ कोर्स इनिंग्स आपको प्लूरल साउंड हो रहा है, बट इनिंग्स एज अ सिंगुलर नाउन हम देखते हैं और इसके साथ हमेशा एन यूज़ होता है। ठीक है, इस तरीके के वर्ड्स और भी हैं, जैसे कि न्यूज़। इसमें ये लिखा है न्यूज़। न्यूज़ के साथ भी हमेशा न्यूज़ प्लूरल साउंड हो रहा है, पर हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है। इसमें एक एक्सेप्शन है, जैसे कि अगर आप इस तरीके से कह रहे हैं अ लॉट ऑफ न्यूज़ या मैनी न्यूज़, तो उस केस में हो सकता है प्लूरल वर्ब यूज़ हो जाए, लेकिन अगर सिर्फ न्यूज़ की बात हो रही है तो हमेशा ही सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है गाइस, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो दोस्तों, दूसरा रूल जो हमारा है वो ये कहता है, सम नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म बट दे आर यूज्ड एज प्लूरल नाउन्स एंड टेक प्लूरल वर्ब्स। यानी कि कुछ वर्ड्स, कुछ नाउन्स जो होते हैं वो सिंगुलर फॉर्म के होते हैं, लेकिन वो हमेशा प्लूरल की तरह यूज़ किए जाते हैं और उनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही लगता है। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, कैटल। द कैटल इज ग्रेजिंग इन द ग्राउंड। अब गाइस, कैटल जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है, सिंगुलर साउंड कर रहा है, और ये जो सेंटेंस लिखा है, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द ग्राउंड, पहली बार पढ़ने में सेंटेंस सही लग रहा है, लेकिन इसमें मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? कैटल इज नहीं आएगा, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द ग्राउंड आएगा। क्योंकि कैटल जो होता है उसका वर्डली मीनिंग होता है मवेशी। जो मवेशी होते हैं, जानवर जो होते हैं, वो एक साथ उसको नाउन जो नाम दिया गया है वो है कैटल। तो गाइज, इसलिए यहाँ पर आर आएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। The clergy is in the church। ठीक है, अब क्लर्जी का मतलब क्या होता है? जो पुजारी या धर्मगुरु होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? क्लर्जी कहते हैं। तो ये सेंटेंस लिखा है, द क्लर्जी इज इन द चर्च। क्लर्जी जो है सिंगुलर फॉर्म में है, सिंगुलर साउंड हो रहा है, बट इसके साथ इज नहीं आता है, इसके साथ आता है क्लर्जी आर इन द चर्च। ये वर्ड जो है, क्योंकि इसका मतलब है
पादरी जो लोग होते हैं, तो एक ग्रुप को ये डिनोट कर रहा है वर्ड, इसलिए इसके साथ क्या लगता है, आर लगता है। ठीक है, इस तरीके के और भी वर्ड हैं, तो ये वर्ड आप इस पूरे को स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जैसे कि मैंने बताया, उसको नोट करेंगे और चिपका लेंगे। आपको सोच रहे होंगे गाइस कि इतने सारे वर्ड्स हम याद कैसे करेंगे, याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप चिपका के रख लेंगे, आते जाते उसे देखते रहेंगे, आपको लगेगा यार याद नहीं हो रहा है, बट एग्ज़ाम में वो चीज़ें क्लिक कर जाती हैं, वो चीज़ आपके अंदर कहीं स्टोर होती है, आप जब पढ़ते हैं तो अच्छा आपको याद आ जाता है। ये हुआ है, हमने भी किया है, इसलिए हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगला रूल क्या कहता है, कुछ नाउन जो होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं लेंथ, मेजरमेंट, मनी, वेट या नंबर शो करने के लिए, डिनोट करने के लिए, लेकिन जब इन नाउन्स के साथ कोई नंबर पहले आ जाता है, व्हेन दे आर प्रिसीडेड बाय अ न्यूमरल, जैसे कि 3 years, 4 months, 2 pairs, 3 feet, 5 dozen, इस तरीके की चीज़ें जब हम ऐसा यूज़ करते हैं तो ये अनचेंज रहते हैं। कैसे अनचेंज रहते हैं मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल देखते हैं। आई हैव 4 dozens ऑफ शूज़। ठीक है, आई हैव 4 dozens ऑफ शूज़। क्या गलती है इसमें, 4 जब डजन के पहले हमने न्यूमेरल लगा दिया, 4 लिख दिया, तो डजन्स में एस नहीं आएगा, वो रहेगा अनचेंज्ड, 4 डजन ऑफ शूज़ आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और, इट इज़ अ 4 years डिग्री कोर्स। ये एक 4 साल का डिग्री कोर्स है, इट इज़ अ 4 years डिग्री कोर्स। लेकिन जब हम ईयर्स लिख रहे हैं तो उसके पहले क्या है, एक न्यूमेरल है, 4 हमने जब यहाँ लिख दिया तो इसके साथ एस नहीं आएगा, इट इज़ अ 4 year डिग्री कोर्स। ये है सही तरीका इसे लिखने का। ठीक है इस, तो इस तरीके से जब 3 फुट, मिलियन, पेयर, इस तरीके जब हम मनी, वेट या नंबर शो करेंगे इस तरीके के वर्ड्स में और इनके पहले कोई नंबर लिखा हुआ है, तो फिर इनमें एस ई एस नहीं आएगा, ये जैसे लिखे जाते हैं वैसे ही लिखे रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अगला रूल ये कहता है कि जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो सिंगुलर, एज अ सिंगुलर भी साउंड कर सकते हैं और प्लूरल भी साउंड कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो मीनिंग क्या शो कर रहे हैं। गाइस, कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं, जो एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को शो करने के लिए हम जो नाउन यूज़ करते हैं वो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। इसके बारे में पिछली क्लास में बता चुका हूँ, वो आप वहाँ आप देख सकते हैं। तो गाइस, वो मीनिंग पर डिपेंड करता है, वो किस तरह की मीनिंग बता रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसमें वर्ब यूज़ होता है। व्हेन दे इंडिकेट अ यूनिट, जब वो एक यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है कलेक्टिव नाउन, तो वर्ब सिंगुलर यूज़ होगा, अदरवाइज प्लूरल यूज़ होगा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। द ज्यूरी was divided in the case. The jury was divided in the case. ज्यूरी क्या होती है, ज्यूरी होती है जो जजेस का पैनल होता है ना, उससे हम ज्यूरी कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ जजेस होते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन द केस। केस में ज्यूरी जो है उनमें मतभेद है, वो एक यूनिट की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं, सबकी अलग अलग राय हो रही है। ठीक है, यानी इससे पता चल रहा है सबकी राय अलग अलग है, एक मत नहीं है, अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या आएगा, वॉज आएगा नहीं। मीनिंग के अकॉर्डिंग इसमें वो एक यूनिट की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं, तो वॉज की जगह आएगा गाइस वर। ये थोड़ा सा अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर्स या रीडिंग की आपकी हैबिट है तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, नहीं तो हम ऐसे भी, अगर आपको ये चीज़ याद है तो पता कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं। टीम हैव नॉट कम, टीम जो है वो नहीं आई। अब टीम एक साथ आने वाली है ना, तो एक साथ आने वाली है मतलब एक यूनिट की तरह बिहेव कर रही है, तो इसमें हैव आएगा नहीं आएगा, इसमें आएगा हैज़। क्योंकि टीम एक यूनिट की तरह बिहेव कर रही है, वो एक साथ आने वाली थी पर नहीं आई है, तो यहाँ पर हमने मीनिंग के अकॉर्डिंग क्या लिखा है, हैज़। ऐसे और भी कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट, ऑडियंस, ये तरीके के कलेक्टिव नाउन्स आपको पता है, तो उनके साथ आपको पहले मीनिंग देखनी है कि वो क्या मीनिंग शो कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली वहाँ पर नाउन वर्ब यूज़ होगा। ठीक है, तो फ्रेंड अगला रूल क्या कहता है हमारा,
सम नाउन्स हैव वन मीनिंग इन द सिंगुलर सेंस एंड अनदर इन प्लूरल सेंस, यानी कि कुछ नाउन्स जब सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाते हैं तो उनका मीनिंग अलग होता है, प्लूरल में लिखे जाते हैं तो उनका मीनिंग अलग होता है। जैसे कि गुड एंड गुड्स। गुड का मतलब जब सिंगुलर में लिखा है तो क्या होता है, अच्छा, अच्छी चीज़, दिस थिंग इज़ गुड। बट गुड्स, जब गुड के साथ एस लग जाता है तो गुड्स का मतलब क्या हो जाता है, चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स, राइट। इसी तरीके से फोर्स। फोर्स का मतलब जब सिंगुलर सेंस में है तो क्या मतलब है, फोर्स यानी कि शक्ति, ताकत। जब इसके साथ ये एस लग गया, फोर्सेस, तो हम क्या साउंड करते हैं, इसका मतलब क्या निकलता है, किसी मिलिट्री की बात हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, लेकिन जब कंटेंट्स हो गया तो इसका क्या मतलब हो गया, स्टफ। जैसे कि हम क्या बना रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग ऑनलाइन कंटेंट्स, राइट। इसी तरीके से एयर एंड एयर्स। एयर का सिंपल मीनिंग क्या है, हवा, लेकिन एयर्स जब हम यूज़ करते हैं तो उसका मतलब हो जाता है घमंड, प्राउड, एयर्स का। मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। इट इज़ बैड टू पुट ऑन एयर्स। इट इज़ बैड टू पुट ऑन एयर्स। अब आप बोलोगे कि क्या मतलब है इसका, इट इज़ बैड यानी कि ज़्यादा घमंड अपने ऊपर लाद देना बुरा है, ये इसका मतलब है। एयर, यहाँ पर अगर एयर लिखा होता तो ये गलत हो जाता, इट इज़ बैड टू पुट ऑन एयर। भाई हवा को ऊपर लाद लेना क्या होता है, बट यहाँ आपने अगर एयर्स लगा दिया तो ये क्या हो गया, इसका मीनिंग चेंज हो गया। इसी तरीके से वाटर और वाटर्स भी होता है, एंड वुड, वुड्स, ठीक है। वुड मतलब क्या होता है, लकड़ी, लेकिन वुड्स जब हम लिखते हैं तो उसका मतलब होता है जंगल, ठीक है। इस तरीके के नाउन्स आपको याद रखने हैं, जितना आप पढ़ते जाएंगे चीज़ों को उतना आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ नाउन्स और फ्रेजेज ऐसे होते हैं जिनको लेकर हम अक्सर गलती कर देते हैं और उनका सही यूज़ हमें पता नहीं होता। जैसे कि एक वर्ड है लेक्चरर, ठीक है। अब इसको हम ऐसे सेंटेंस में यूज़ करें, देयर आर 4 कैंडिडेट्स फॉर लेक्चररशिप, ठीक है। क्या गलती है सेंटेंस में, है कोई गलती? देखने में तो नहीं लग रही, पर लेक्चररशिप कोई वर्ड नहीं होता। वर्ड क्या होता है, लेक्चरशिप। तो यहाँ पर हमेशा आप मिस्टेक करते हैं कि लेक्चररशिप कर देते हैं, बट इट्स नॉट लेक्चररशिप, इट्स लेक्चरशिप। इसी तरीके से फ्रीशिप भी एक वर्ड होता है, उसमें भी गलती करते हैं। फ्री स्टूडेंटशिप होता है वो, फ्रीशिप नहीं होता, ठीक है गाइस। अब बात करें फैमिली मेंबर्स। फैमिली मेंबर्स, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे कि सोनू एंड मोनू आर माई फैमिली मेंबर्स। कुछ मिस्टेक है इसका, इसमें सोनू एंड मोनू आर माई फैमिली मेंबर्स, साउंड तो सही कर रहा है, बट फैमिली मेंबर्स जब हम यूज़ करते हैं इस तरीके से नहीं करते। इसको लिखेंगे सोनू एंड मोनू आर द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली, आर दी मेंबर्स ऑफ माई फैमिली। हमेशा ऐसे ही लिखना है आपको, मेंबर्स ऑफ माई फैमिली। किसी भी के बारे में आप अगर फैमिली के बारे में बात करें तो दे आर दी मेंबर्स ऑफ माई फैमिली होता है, फैमिली मेंबर्स नहीं होता। इसी तरीके से आई एम योर इंग्लिश टीचर, ये बहुत से लोगों से आपने सुना होगा, बट ये सेंटेंस गलत है। इंग्लिश टीचर जब हम बात करें इंग्लिश टीचर की या मैथ्स टीचर की या व्हाटएवर, तो ऐसा लिखा जाता है आई एम योर टीचर ऑफ इंग्लिश या आई एम योर टीचर ऑफ मैथ्स। इस तरीके से ये बहुत कॉमन सेंटेंस है, पर बहुत बार गलती होती है। आई एम योर इंग्लिश टीचर नहीं होता है, आई एम योर टीचर ऑफ इंग्लिश या whoever is my teacher of English and my teacher of maths, ठीक है।
जैसे कि कज़न ब्रदर और कज़न सिस्टर। कज़न की जब हम बात कर रहे हैं कि शी इज़ माई कज़न, जैसे कि गगन इज़ माई कज़न या हुएवर इज़ माई कज़न, तो वो चाहे सिस्टर हो या ब्रदर हो उसे मेंशन नहीं करते। यानी कि शी इज़ माई कज़न सिस्टर, ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ आपने लिखा है शी इज़ माई। अब शी जब लिख दिया तो ऑटोमेटिकली पता चल रहा है कि लड़की है, तो यहाँ पर सिस्टर नहीं आएगा। शी इज़ माई कज़िन ओनली, ये सही सेंटेंस है। या ही इज़ माई कज़िन, या जिसका भी नाम है वो माई कज़िन। तो कज़न के साथ हमेशा सिस्टर ब्रदर नहीं लगाते हैं। स्टूडेंट्स, दो वर्ड्स मैं और बताना चाहूँगा, एक हैबिट, दूसरा कस्टम। गाइस हैबिट जो होती है वो इंडिविजुअल्स की होती है, पर्सनल हैबिट होती है, और कस्टम जो होता है, कस्टम्स आर द हैबिट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। कस्टम किसी ग्रुप ऑफ पीपल की हैबिट्स होती हैं जिसको कलेक्टिवली हम कस्टम कहते हैं, ये कलेक्टिव नाउन भी है। तो गाइस इसमें भी कन्फ्यूजन होता है। जैसे कि हम एग्जांपल देखें, Children are often becomes a victim of bad habits। चिल्ड्रन अक्सर गलत आदतों का शिकार हो जाते हैं। तो बच्चों की बात हो रही है, तो बच्चों की पर्सनल चीज़ों की बात हो रही है, तो यहाँ पर यूज़ होगा हैबिट। लेकिन अगर हम इस तरीके से देखें कि ट्राइबल्स इन इंडिया हैव वेरी इंटरेस्टिंग हैबिट्स। ट्राइबल्स इन इंडिया हैव वेरी इंटरेस्टिंग हैबिट्स, तो क्या ये सही है? ट्राइबल्स एक ग्रुप ऑफ, एक कम्युनिटी की बात हो रही है, एक बहुत बड़े ग्रुप की बात हो रही है। तो उस केस में हम कलेक्टिव नाउन यूज़ करेंगे, हैबिट्स नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा कस्टम्स। ये इनका बेसिक डिफरेंस है। इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने कहा आपको बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, अगला रूल ये कहता है कि अ प्रोनाउन मस्ट एग्री विथ इट्स एंटीसीडेंट इन पर्सन, नंबर एंड जेंडर। गाइस प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम पिछले वाले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। तो जब भी प्रोनाउन हम यूज़ करें तो उसको एग्री करना चाहिए एंटीसीडेंट के साथ, यानी कि पर्सन, नंबर और जेंडर के साथ। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। एवरी मैन मस्ट ब्रिंग देयर लगेज। एवरी मैन मस्ट ब्रिंग देयर लगेज। अब इसमें क्या गलत दिख रहा है? कुछ है गलत इसमें? देखिए एवरी लगा हुआ है, यानी कि हर आदमी। यहाँ पर लिखा हुआ है मैन, जो कि है सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है। पर्सन, नंबर एंड जेंडर देखना है अपने को, तो यहाँ पर देयर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? हिज आएगा। एवरी मैन मस्ट ब्रिंग हिज लगेज। इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। ऑल स्टूडेंट्स मस्ट डैश देयर होमवर्क। अब क्या आएगा यहाँ पर? ऑल तो लगा है, सारे स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर क्या हो गया? प्लूरल आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर देयर आएगा, यहाँ पर हिज हर नहीं आएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? एक एग्जांपल और बता देता हूँ। अच्छा, ईच ऑफ द गर्ल्स, each of the girls carry dash on luggage। each of the girls carry, अब यहाँ पर देखें each of the girls, यहाँ पर गर्ल्स लिखा हुआ है, एस लगा हुआ है, पर क्या यहाँ पर क्या हो रहा है? हर एक लड़की, यानी पर्सन टू पर्सन बात हो रही है।
एंटीसीडेंट आप देखें ईच लगा हुआ है, ईच ऑफ द गर्ल्स, तो यहाँ पर देयर नहीं आएगा, हर आएगा। क्यों? क्योंकि ईच ऑफ द गर्ल्स, ऑल ऑफ द गर्ल्स की बात हो रही होती फिर तो देयर आता। यहाँ पर ईच ऑफ द गर्ल्स की बात हो रही है तो क्या आएगा? हर आएगा। इसी तरीके से ईच स्टूडेंट, जब ईच लगेगा तो उसके साथ क्या आएगा? सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ करेंगे। ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज बुक। स्टूडेंट्स, ये वाला रूल जो है वो पिछले वाले का थोड़ा मैं और ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जब भी हम एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी एंड ईच इससे सेंटेंस शुरू करते हैं तो एक तो बात होती है सेंटेंस में जब उसमें जेंडर मेंशन होता है कि एवरी गर्ल या ईच ऑफ द बॉयज़, इस तरीके से जब जेंडर मेंशन हो तो उसमें हमें पता चल जाता है कि हिज एंड हर लगना है। लेकिन कुछ सेंटेंस होते हैं जिसमें जेंडर मेंशन नहीं होता, तो उस केस में हमेशा मैस्कुलिन हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, एनीवन कैन डू दिस जॉब इफ डैश ट्राइज। अब गाइस यहाँ पे शुरू हुआ है एनीवन से, कोई भी ये काम कर सकता है अगर वो ट्राई करे, ये हम कहना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जेंडर मेंशन नहीं है, तो हमेशा इस केस में जब जेंडर मेंशन नहीं हो मैस्कुलिन हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने का है, यानी कि हिज। एनीवन कैन डू दिस जॉब, ओ सॉरी हिज नहीं, ही, इफ ही ट्राइज। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक एग्जांपल और देखते हैं। अब गाइस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ईच ऑफ द 6 बॉयज, यानी सारे 6 लड़कों ने, यहाँ पर जेंडर मेंशन है तो क्या होगा? ईच ऑफ द 6 बॉयज इन द क्लास फिनिश देयर वर्क। नहीं, जब यहाँ पर जेंडर मेंशन है तो क्या आएगा? ईच ऑफ द 6 बॉयज इन द क्लास फिनिश्ड हिज वर्क, हिज वर्क। हिज क्यों लगा? क्योंकि बॉयज मेंशन था और ईच की बात हो रही थी, हर एक लड़के ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा? हिज आएगा। ठीक है गाइस, जब जेंडर मेंशन नहीं हो तो हमेशा मैस्कुलिन हेल्पिंग वर्ब। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज ये जो हमने रूल लिखवा दिए हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। अभी तक जो भी पढ़ा है इसे नोट कर कर दीवार पे चिपका लेंगे और प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे क्वेश्चंस की। इसके बाद लगभग 100 के करीब मुझे आपको चीज़ें बतानी है, इस तरीके के पॉइंट्स बताने हैं, तो धीरे धीरे हम उसको ग्रास्प करते जाएंगे और लेवल बढ़ाते जाएंगे स्पॉटिंग एरर्स का। और मैं उम्मीद करूंगा कि इसके बाद आप स्पॉटिंग एरर्स में बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। साथ ही एरर्स के साथ ओमिशन में भी आपके काम आने वाला है। सेंटेंस कंप्लीशन, जिसे क्लोज टेस्ट भी बोलते हैं, उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू द चैनल and take care.